जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ हेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 25। आज के लेक्चर में हमारा प्लान किया है, एक हमने होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उस होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। इस होम असाइनमेंट में असल में केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस है और हम केस स्टडी को कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो भी डिस्कशन साथ साथ चलती रहेगी। और नया कंसेप्ट आज हमने जो सीखना है वो है की ऑर्डर्ड मैटर एग्जाम्पल्स। ये की ऑर्डर्ड मैटर एग्जाम्पल्स याद रखें, पूरा कंसेप्ट हम आज नहीं सीखेंगे। जैसे हमने गोइंग कंसर्न के बारे में सीखा ना कि गोइंग कंसर्न में उसकी एग्जाम्पल्स भी थी, लेकिन एग्जाम्पल्स के अलावा भी और कंसेप्ट्स थे, ठीक है, जिसमें इसमें कुछ प्रोसीजर्स थे, जिसमें उसकी ड्राफ्टिंग थी, ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। तो उसी तरीके से जो की ऑर्डर्ड मैटर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल्स के अलावा भी कुछ कंसेप्ट है। लेकिन सबसे अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि एग्जाम्पल्स होती हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर लेंगे, आप केस स्टडीज़ अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी ऐसी केस स्टडीज़ जिनमें की ऑर्डर्ड मैटर का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, वो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें उसने उसके ड्राफ्टिंग के बारे में पूछ लिया, कुछ प्रोसीजर के बारे में पूछ लिया की ऑर्डर्ड मैटर में, वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो केस स्टडी है जिसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना होता है, उसमें अगर किसी सिचुएशन में की ऑडिट मैटर सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये की ऑडिट मैटर वाली सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिस स्टेटमेंट्स वाली लिस्ट पढ़ी है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी। चैप्टर 4 में डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े ना, तकरीबन हर एलिमेंट की लिस्ट थी। मिस स्टेटमेंट की लिस्ट कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी है और उनको पता है मिस स्टेटमेंट को देख के समझ लेंगे कि ये मिस स्टेटमेंट है। स्कोप लिमिटेशन, कितने स्टूडेंट्स स्कोप लिमिटेशन वाली सेशन सामने आएगी तो उसको देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे, शाबाश। इसके बाद एमसीक्यू मैटर की लिस्ट कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी है और देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे एमसीक्यू मैटर। अदर मैटर वाली लिस्ट, शाबाश। और फिर इसके बाद गोइंग कंसर्न वाली लिस्ट, इसको मिक्स तो नहीं करेंगे, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कोई 4 एग्जांपल लिख दीजिए गोइंग कंसर्न वाली, तो उसमें कोई एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिस स्टेटमेंट वाली या एम्फेसिस मैटर वाली हो, ऐसा ही है। तो आज फिर हम की ऑडिट मैटर स्टडी करेंगे। आपने ये जो छुट्टियां आ रही है इनमें एक काम करना है, सबसे अहम ऑडिट का, सबसे अहम। देखिए कोई लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं दे रहा, कोई 50 क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है, छोटा सा काम लेकिन इंतहाई अहम। अगर आप कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो फिर इसका नुकसान बाद में उठाएंगे। वो ये कि आपने वक्तन फवक्तन चैप्टर 4 में से जितनी भी लिस्ट हैं मिस स्टेटमेंट की, स्कोप लिमिटेशन वगैरह की, इनको पढ़ते रहना है। ये लिस्ट जितनी ज़्यादा आपकी पक्की होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, केस स्टडी पे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी, ठीक है। इन छुट्टियों में मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको 1-2-3 सफ़ों के ऊपर इसको समराइज़ कर दूँ, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको किताब के लिए बार बार आगे पीछे पेजेस भी ना पलट। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए वो मैं आपके साथ इन छुट्टियों में शेयर नहीं भी कर पाता डॉक्यूमेंट, स्टिल लिस्ट आपके पास मौजूद है। बस ये है कि एक किसी और पेज पे लिस्ट है, दूसरी लिस्ट किसी और पेज पे है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रीड लाजमी करते रहना, बहुत बिला वजह नहीं कर रहा, कोई बात है इस वजह से कर रहा, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट की लिस्ट को रीड करते रहना है, रोज़ इन सारी लिस्ट को रीड करना है, मिस स्टेटमेंट को, स्कोप लिमिटेशन, एम्फेसिस मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी और की ऑडिट मैटर। इनमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कंफर्म आपको घुमाएं, कंफ्यूज करेंगी कि ये तो इधर आनी चाहिए, इधर क्यों आ गई, ये चीज़ तो हमने इधर भी पढ़ी थी, इधर भी आ गई। एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल ऐसी हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, जिनमें कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। उस थोड़े थोड़े फ़र्क की वजह से उनकी प्लेसमेंट जो है हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस है, ठीक है, लीगल, और कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट बन जाती है। लीगल केस है, डिस्क्लोज कर दिया, ये एम्फेसिस मैटर, यही लीगल केस एम्फेसिस मैटर बन जाएगा। और अगर वो कहता है लीगल केस है, डिस्क्लोज किया हुआ है, लेकिन अगर कंपनी हार गई तो उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगा। तो कुछ 2-3 एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, उनकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना बार बार, फिर वो एग्जांपल्स आपके सामने आएगी। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा वो एग्जांपल जो मिक्स होने वाली है, जो थोड़े थोड़े फर्क के साथ उनकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, पहले आप खुद से पढ़ें, फिर उसके बाद हम उनके ऊपर क्लास में डिस्कशन करें। एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपके साथ अभी शेयर की है, 1-2 केसेस सिचुएशन ऐसी और जी। तो अभी तक
चैप्टर 4 में कोई प्रॉब्लम ऑडिट रिपोर्ट में? जी सर ये जो इवेंट्स और कंडीशन है गोइंग कंसर्न के लिए, इसमें फॉर एग्जांपल कि लीगल केस अगर आपकी कंपनी पे है तो हम ये हो सकता है कि गोइंग कंसर्न इशू बनेगा। जी। अगर एक्सपेक्टेड हो के लीगल केस होगा तो क्या इस चीज को भी इवेंट और कंडीशन सबसे कंसीडर करेंगे? अच्छा, अगर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर लीगल केस अगर पेंडिंग हो ईयर एंड पे तो क्या होगा, वो तो आपने हमें बता दिया। लेकिन फर्ज कीजिए अगर लीगल केस अभी कंपनी के खिलाफ फाइल नहीं हुआ लेकिन एक्सपेक्टेड है कि फाइल होगा, तो क्या होगा? ये जहां तक मुझे याद आ रहा है एक IAS 10 इस तरह की सिचुएशन डिस्कस करता है कि इवेंट पहले अकर हो गया है और केस बाद में फाइल किया है लोगों ने, तो वो कहता है एक्सपेक्ट, जहाँ तक मुझे याद है एक्सपेक्टेड जो लॉस है वो आपने उसको डिस्क्लोज करना है उसको, अगर इवेंट अगर हो चुका है। वो उसकी एग्जांपल भी देता था कि आपका होटल है, उसमें फूड कुछ गेस्ट ने उसको कंज्यूम किया और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो जो दावत थी वो ईयर एंड से पहले की थी। उसके बाद जो लोग अब अस्पताल में पहुंच चुके हैं ईयर एंड पे, अभी केस फाइल नहीं किया, तो इस इवेंट को वो क्या कहता है, डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बिल्कुल डिस्क्लोज होना चाहिए। सर इसमें जैसे एग्जांपल है जैसे लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, हम एक्सपेक्टेड है कि ये छोड़ जाएंगे, ये मैनेजमेंट अभी छोड़ा नहीं है, इसको भी इवेंट हम कंसीडर करेंगे कि गोइंग कंसर्न का इवेंट है ये? देखिए अगर एक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ अगर एक्सपेक्टेड हो उसको भी हम कंसीडर करते हैं अपनी असेसमेंट में, लेकिन अगर सिर्फ एक्सपेक्टेड है तो जाहिर है उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में आज तक कभी भी उसने एक्सपेक्टेड के साथ ये टेस्ट नहीं किया, ये जो इवेंट्स या कंडीशन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कि अभी केस हुआ ही नहीं, अभी केस हुआ ही नहीं तो क्या होगा ना, इवेंट के बारे में बता देता है इवेंट अगर हुआ, लेकिन ये कि जी मैनेजमेंट छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, या सप्लायर फ्यूचर में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को स्ट्रिक्ट कर देंगे, ये अभी तक उसने नहीं पूछा। लेकिन बहरहाल अगर इन केस हमने कंसेप्ट बिल्ड करना है, अगर एक्सपेक्टेड हो, हम एक्सपेक्टेड की बेस पे भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारी ऑडिट रिपोर्ट में भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। ये असल में सारे एक्सपेक्टेड वाली बात सारी इमरजेंसी कंडीशन में टेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ 2-3 में टेस्ट करता है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम जो कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसको कंक्लूड कर लेते हैं। कल वाला क्वेश्चन हमारा वही है MM इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जिसमें हमने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट एक्सप्रेस व्यूज, यानी हमने एक्सप्रेस व्यूज का मतलब क्या बताया था, आपने इस सिचुएशन के ऊपर कमेंट करने हैं कि सिचुएशन क्या है, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन वगैरह क्या है। ठीक है, उसको साबित करना है, जस्टिफाई करना है अगर मिस स्टेटमेंट है कि काउंटिंग क्या कहती है और कंपनी क्या कर रही है। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2010 द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग 1 ईयर वारंटी ऑन इट्स टेलीविजन सेट। पहली चीज मुझे यहाँ पे रुक के ये बताइए, इस साल से वारंटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। ठीक है, क्या अब वारंटी की प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी चाहिए? पक्का करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कोई इस साल से अगर क्रेडिट सेल करना शुरू कर दे तो क्या उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इस साल से रिकॉर्ड करनी चाहिए? और अगर वो मैनेजमेंट ये कहे सर हमें क्या पता अगले साल कितने बैड डेट होंगे, हमारे तो इससे पहले कभी बैड डेट हुए ही नहीं है, हमें तो पता नहीं कि बैड डेट कितने होंगे, तो क्या ये जस्टिफाइड रीजन है प्रोविजन रिकॉर्ड ना करने की? नहीं, क्योंकि स्टिल अगर आप पहली दफा क्रेडिट सेल कर रहे हैं, स्टिल आपको पता है कुछ ना कुछ बैड डेट होंगे, आपने अपना एस्टिमेट अप्लाई करना है। ठीक है, अंदाजा लगाना है, जितने भी अंदाजन बैड डेट हो सकते हैं उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे भी सिमिलर सिचुएशन है, वो कह रहा है आपने इस साल वारंटी प्रोवाइड करना शुरू, नो वारंटी इज प्रोवाइडेड ऑन द अदर प्रोडक्ट, सिर्फ टेलीविजन सेट पे वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स एग्रीगेटिंग ₹20 million, whereas total sales for the year amounted ₹80 million। इसका मतलब है वारंटी किस वाली अमाउंट पे प्रोवाइड की जा रही है? 20 पे, 80 पे नहीं। फिर कह रहा है द कंपनी हैज ए कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विस ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन जो टीवी सेट्स बेचते थे अगर वो खराब हो के वापस उसकी रिपेयर तो करते थे, रिपेयर कर रहे थे, वारंटी में नहीं, पैसे लेके रिपेयर ऑलरेडी कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको अंदाजा होगा ये कि जब कोई सेट खराब होके आता है उसके रिपेयर चार्जेस कितने होते हैं, एक्सपेंस कितना होता है। इस लाइन से उसने हमें ये बताया। फॉर डिफेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द वारंटी कंपनी बिल्स द कस्टमर एट 25% above cost. The management has included a note in the draft financial statement stating that no provision has been made in respect of warranty as the amount cannot be measured reliably.
एज द अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। बताइए क्या आपके ख्याल में इसमें इसकी मेजरमेंट की जा सकती है? इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। कैसे मेजरमेंट की जाए? आप इस कंपनी के सीएफओ हो, आपसे कह दिया जाए कि प्रीवियस कितनी रिकॉर्ड होगी, क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड भी मौजूद है। इवन अगर प्रीवियस रिकॉर्ड भी मौजूद ना होता फिर भी आप अंदाजा लगाते, एस्टिमेट लगाते। यहाँ पे तो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड भी मौजूद है कि कितने सेट बेचे, उनमें से कितने रिटर्न होते हैं, उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आता है। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि 5% सेट्स बेचे, 100 सेट्स सेल करें, 5% रिटर्न होते हैं डिफेक्टिव होके, और उनके ऊपर इतना एक्सपेंस होता है। मल्टीप्लाई करके प्रोविजन कैलकुलेट हो सकती है। इसमें असल में उसने क्वेश्चन के शुरू में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि प्रोविजन कैलकुलेट हो सकती है, डाटा मौजूद है कंपनी के पास। और एंड में आके उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है कि कंपनी कह रही है डाटा रिलायबली मेजर नहीं हो सकता। तो क्या रिलायबल मेजरमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है। और अगर कंपनी नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि उसने हमें मिस स्टेटमेंट की अमाउंट तो नहीं दी हुई और प्रॉफिट भी नहीं दिया, प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ उसने। क्या मिस स्टेटमेंट की अमाउंट आप देख सकते हैं कितनी है? सेल है 20 मिलियन और उसने हमें मिस स्टेटमेंट की अमाउंट के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अगर वो हमें उसके अमाउंट के बारे में बता देता कि कितने सेट सेल हुए हैं और एक सेट के ऊपर कितने एस्टिमेटेड एक्सपेंस होता है, फिर शायद हम उसे कैलकुलेट करके कह देते मिस स्टेटमेंट इतनी प्रोविजन रिकॉर्ड करो। गिवन इंफॉर्मेशन से हम अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्री करते हैं इससे? तो फिर क्या करेंगे? रूल क्या है हमारा? दोनों पॉसिबिलिटीज, क्वालिफाइड एडवर्स और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, कंसेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस। इसलिए अगर कोई भी केस स्टडी चाहे सॉल्व हो भी गई है, कोई पॉइंट आपके जहन में आया, डिस्कस करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कैफ 7 का कंसेप्ट टेस्ट करेगा। कैफ सी ला, कंपनी ला, उसमें आपने पढ़ा हुआ है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट का एक कंसेप्ट होता था, या आपका कंसेप्ट में भी एक कंसेप्ट है अर्निंग पर शेयर पढ़ा हुआ आपने? तब अर्निंग पर शेयर पढ़ा हुआ है किस में? FR1 में? FR1, शाबाश। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर as the same had reduced significantly on account of issuance of 100% bonus share। डायरेक्टर ने फैसला किया कि हमने अर्निंग पर शेयर करते होते हैं ना, वो उन्होंने कहा हमने नहीं करना। डिस्क्लोजर वाज हाउएवर मेड इन ऑल प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन पिछले सालों में करते रहे, इस साल कह रहे नहीं। क्या मिस स्टेटमेंट है? कितने स्टूडेंट का मिस स्टेटमेंट है? इसका मतलब है आप कैलकुलेशन में तो एक्सपर्ट हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा, हर स्टैंडर्ड का एक स्कोप होता है। स्कोप पढ़ते हैं, हर स्टैंडर्ड का स्कोप। IAS 33 का स्कोप क्या हर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करनी है? लिस्टेड कंपनीज ने करनी है। तो ये वाली कौन सी कंपनी है भला? ये प्राइवेट। इसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। अपनी मर्जी से डिस्क्लोजर दे रहे थे तो ठीक है, अगर अपनी मर्जी से एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्क्लोजर ना दें तो मिस स्टेटमेंट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, बाय फ्री। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए वो ऑडिटर की जजमेंट है। अगर ऑडिटर समझता हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जरूरी था, फिर उस सूरत में वो उसको करेक्ट करवाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जरूरी होता, खुद सोचे, क्या स्टैंडर्ड खुद से ना कह देता कि ये हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? जब स्टैंडर्ड ने खुद से कह दिया कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, इसका मतलब यह है कि लिस्टेड कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए तो जरूरी है, अनलिस्टेड के लिए नहीं। तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्क्लोजर, हाँ जी, अनलिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड, लिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, 9 के बाद ये क्लियर होगी केस स्टडी। अगली केस स्टडी कौन सी थी हमारी? 14।
सजेस्ट हाउ वुड यू मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। पहले तो मुझे ये बताइए, सिर्फ रिपोर्ट के अंदर है कि आंसर देना है कि रिपोर्ट के बाहर की चीजें भी बतानी है? रिपोर्ट के अंदर है कि शाबाश, यानी रिपोर्ट में कोई भी एलिमेंट अगर इफेक्ट हो रहा है वो हमने बताना है। अदर देन रिपोर्ट कोई रिस्क की बात, प्रोसीजर्स की बात, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद दोस्त, ये कोई बात नहीं करना। कह रहे पहला केस, क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज ए हिस्ट्री ऑफ टैक्स कंटीजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ अपील्स पेंडिंग एट वेरियस लेवल। ठीक है, आपका एक क्लाइंट है जिसकी टैक्स की अपील वेरियस लेवल पे पेंडिंग रहती है, एफबीआर में केस चलते ही रहते हैं, यानी आपको ये बताना चाह रहा है ये रूटीन की बात है उसके लिए, चलते रहते हैं केसेस। The company has disclosed all such contingencies along with the estimated amount in accordance with accounting standards. कंपनी ने ये सारी contingencies डिस्क्लोज कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मतलब नो मिसस्टेटमेंट। Assume that the aggregate sum of these contingencies is material. अब बताइए ये कौन सी सिचुएशन है? मेरे जहन में आ रहा है एक एमसीजो मैटर, लीगल केस नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं। यहाँ पे कोई ऐसी गोइंग कंसर्न में कौन सी वाली कंडीशन है जो एक्सेप्शनल लीगल केस? एक्सेप्शन, वो तो एमसीजो मैटर की थी, वो गोइंग कंसर्न की तो नहीं थी। एक्सेप्शनल लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन जो था एमसीजो मैटर का था, गोइंग कंसर्न का नहीं था। तो एक्सेप्शनल लिटिगेशन मेरे जहन में भी यही आ रहा। लेकिन यहाँ पे आपको याद है एक स्टडी टिप बताई थी, टैक्स के असल में ना, टैक्स को हम एक्सेप्शनल लिटिगेशन नॉर्मली नहीं लेते जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन ना स्टार्ट हो जाए। इसकी वजह यह है कि एफबीआर और कंपनीज के दरमियान में डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे ना, आप देखेंगे कि हर कंपनी के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ केसेस चल रहे होते हैं। अगर इस बेसिस के ऊपर एमसीओ मैटर इंक्लूड करना शुरू कर दें तो हर कंपनी की रिपोर्ट में एमसीओ मैटर आएगा। तो हाँ जी, ये टैक्स कंटीजेंसी हमने क्या कवर किया था, किया। हाँ, अगर ये कहता कि कोई स्पेशल केस है, कंपनी के खिलाफ एलिगेशन है कि ये पिछले कई सालों से टैक्स को अंडरस्टेट करती रही है और एफबीआर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ये स्पेसिफिकली केस अगर डिस्कस करता फिर इसको एक्सेप्शनल लिटिगेशन की तरफ लेके जा सकते थे। वरना ये रूटीन के टैक्स केसेस कहाँ जाते हैं, की ऑडिट मैटर में। ये जहन में रखिएगा, आगे एक टैक्स का केस आएगा उसमें एमसीओ मैटर भी आएगा, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या होगा, ये कह रहा है वेरियस छोटे मोटे रूटीन के केसेस हैं, जबकि वो एक सिंगल केस की बात करेगा और आपको बताएगा कि ये एक्सेप्शनल है इसकी नेचर। वन क्लियर जी? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एमसीओ मैटर या की ऑडिट मैटर? की ऑडिट मैटर, ठीक है। सेकंड, यू आर अपॉइंटेड। अच्छा, अपॉइंटेड को अंडरलाइन कीजिए, अपॉइंटेड ये कीवर्ड है, इसको नोट कर लें। अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड पावर वर्ड बताया था ना, अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। क्या फर्क होता है अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड में? अपॉइंटेड पहली दफा है, रीअपॉइंटेड नेक्स्ट टाइम, यानी पिछले साल भी हमने ऑडिट किया था, इस साल भी हम ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हो, तो क्या वर्ड यूज होगा, रीअपॉइंटेड। इस लफ्ज से आपको क्या पता चल रहा है अब कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया। यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी आफ्टर द ईयर एंड, ईयर एंड के बाद। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, नॉर्मली कंपनीज के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ईयर एंड से बहुत पहले हो जाती है, ठीक है। जैसे ये कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2023। तो जिन कंपनीज का ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, उनकी एजीएम तकरीबन या तो हो गई होंगी या 2-4 दिन में होने वाली होंगी, ठीक है। अब इस एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, बताइए वो 2000 ईयर एंड 22 का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट होगा कि ईयर एंड 23 के लिए? 23 के लिए। हालांकि 23 का ईयर एंड होना है 8 महीनों के बाद, लेकिन उसका ऑडिटर 8 महीने पहले ही अपॉइंट हो जाया करता है कंपनीज के केस में नॉर्मली। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डिलेस की वजह से या कुछ दूसरी रीजन की वजह से, जिनकी तरफ हम नहीं जा रहे कि वो कौन सी रीजन हो सकते हैं, कुछ रीजंस की वजह से कंपनी का ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट होता है। अगर ईयर एंड के बाद ऑडिटर अपॉइंट हो तो सबसे बड़ा मसला क्या होगा भला, इन्वेंट्री काउंट का। यही वो आगे डिस्कस करा। Hence you have not been able to physically observe the counting of inventories at
ये रेंट पे इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व नहीं कर सके। फर्दर अल्टरनेटिव प्रोसीजर कुड नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड्स, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल सका। स्कोप पहला डिसीजन स्कोप लिमिट, दूसरा डिसीजन क्या उसने हमें प्रॉफिट बताया हुआ है? नहीं, मटेरियलिटी नहीं है, तो क्या करें? दोनों डिस्कस करें। तीसरा डिसीजन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ओपिनियन बताइए पहले। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल, फिर और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज परवेसिव। फिर इसके बाद आगे ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन, ये भूल जाइए आप, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या कोई और इफेक्ट आएगा? क्या कोई और इफेक्ट आएगा? की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है। तो क्या हम क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख देंगे ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, या आगे लिखेंगे इन विच ही शैल स्टेट अनदर ऑडिटर ऑडिटेड प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट ऑफ ओपिनियन, टाइप ऑफ ओपिनियन। ये चीजें भी अदर मैटर में हमने मेंशन करने हैं। अच्छा, ये अदर मैटर क्लियर हो गया। एक स्टूडेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर एक वो भी तो केस है कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, विड्रॉल नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल हो, तो हमने उसको एक्सप्लेन करना होता है अदर मैटर पैराग्राफ में। क्या वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि नहीं? नहीं, वो उस वक्त करते हैं जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो। जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, फिर विड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ये क्या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है? ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें अदर मैटर आ तो जरूर है, लेकिन विड्रॉल की वजह से नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। विड्रॉल रेलिवेंट तब होता है जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो। यहाँ पे विड्रॉल की वजह से नहीं, बल्कि किस वजह से अदर मैटर आ रहा है? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। 14 क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर इसके बाद 15, नेक्स्ट कौन सा था केस स्टडी? 15 है। ड्यू टू मेजर कंप्यूटर ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द ईयर, द काउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी आर नो मोर वेरीफाइबल। The company does not have proper and manual records. Although the integrity of the management is not in doubt, the auditor is not impossible to substantiate management assertion contained in financial statements. Financial statements में management ने जो भी figures वगैरह include की हैं, जो assertions हैं management की तरफ से, जो disclosures हैं, जो figures auditor को substantiate नहीं, substantiate का मतलब verify नहीं कर पाएगा, validate नहीं कर पाएगा। What type of opinion should be expressed in these circumstances? कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन होना चाहिए? स्कोप लिमिटेशन है? क्या उसने हमें बताया है इफेक्ट के बारे में? अच्छा, नहीं तो दोनों डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि जब उसने कहा है ना काउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट, तो इसका मतलब है सारे के सारे काउंटिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे परवेसिव लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काउंटिंग रिकॉर्ड उसने किसी स्पेसिफिक, ये नहीं कहा सेल्स की काउंटिंग रिकॉर्ड, ये नहीं कहा इन्वेंट्री की काउंटिंग रिकॉर्ड, सारे के सारे काउंटिंग रिकॉर्ड, तो ये परवेसिव है। ठीक है, हम क्या करेंगे? क्या ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है? नहीं, तो विड्रॉल की बात नहीं करने, सीधा कौन सी बात करेंगे? डिस्क्लेमर की। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और फिर एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या कोई और पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है रिपोर्ट का? लीगल वाला, शाबाश। इसमें अहम कंसेप्ट ये था कि लीगल वाला पैराग्राफ, लीगल में कौन से वाला इफेक्ट हो रहा है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट वाला। हम क्या लिखें? ऑडिटर शैल आल्सो स्टेट इन रिपोर्ट दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हाँ, वो कह रहे हैं ना मैनुअली रिकॉर्ड मौजूद है ना कंप्यूटर में मौजूद है, तो नहीं कर, ये इसीलिए तो कह रहा है कि नहीं है, यही कह रहे हैं ना, उसने भी यही कहा मैनुअल रिकॉर्ड नहीं है।
फिजिकल फॉर्म में तो सर इतना देखिए मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस में दो तरह की कंपनीज हैं। एक वो जो मैनुअली काम करती हैं, ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली भी काम करती हैं। हमारा एक ऐसा भी क्लाइंट था जिसके सामने हमने कहा ना कि ज़रा लेजर लेके आइए, वो रजिस्टर ले आया। उस रजिस्टर के ऊपर उसी तरह उसने रिकॉर्डिंग की हुई थी जिस तरीके से आप करते हैं, ये डेबिट क्रेडिट। लेकिन ये बहुत कम होता है, ये वेरी स्मॉल एंटिटीज इस तरह मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, और वो भी पुरानी बात है। अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी आपको पता है बढ़ चुकी है, अब शायद इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉर्ड मेंटेन ना करते हो। तो अब सही कह रहे हैं आप कि मैनुअली रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एंट्रीज का रिकॉर्ड मैनुअली मेंटेन नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज और जहन में रखिएगा, ये जरूरी नहीं होता कि आपकी जर्नल एंट्रीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का प्रोसेस तो नॉर्मली कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन हर चीज कंप्यूटर में मौजूद हो रिकॉर्ड में, ये लाजमी नहीं है। जैसे आप कोई चीज खरीदें, आपको इनवाइस मिलती है, वो तो आपको मैनुअली मिलेगी ना, वो एविडेंस सारा मैनुअल होगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कंपनीज का मैनुअल भी होता है। तो वो कह रहा है कि आपके पास ना मैनुअल रिकॉर्ड है, मैनुअल रिकॉर्ड नॉर्मली कंप्लीट नहीं होता, ये कंप्लीट रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आउटसाइड पार्टी से जनरेट होती हैं, जैसे इनवाइसेस वगैरह, वाउचर्स वगैरह, ये हमें एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये फिर मैनुअल में मेंटेन किए जाते हैं। फिर मैनुअल कहता बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर वो कहता है कि मैनुअली रिकॉर्ड अवेलेबल है, फिर हम कहते हैं ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, तो कोई मसला नहीं। देखिए लॉ या काउंटिंग कहीं पे भी ये मना नहीं करती कि लॉ रिकॉर्ड मैनुअल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कुछ भी आपकी अपनी आसानी है, कंप्यूटराइज करेंगे आपकी अपनी आसानी है, नहीं करेंगे आपकी अपनी टेंशन है। किसी जगह पे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ना ही लॉ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा नॉलेज है, ये रिक्वायर नहीं करते कि सिस्टम हमेशा कंप्यूटराइज्ड हो। वो मैनेजमेंट की अपनी मर्जी होती है, चाहे मैनुअल कर ले चाहे कंप्यूटराइज्ड कर ले। हाँ जी, क्वेश्चन भी पुराना बिल्कुल, उस वक्त वाकई कंप्यूटर मैनुअल था। 15 क्लियर। इसमें हिडन कंसेप्ट आपने क्या पिक करना था? लीगल ओपिनियन वाला, शाबाश। और ये जो ऊपर वाला था 14 का पार्ट 2, इसमें क्या मेन पॉइंट था? पॉइंट अदर मैटर वाला। और फर्स्ट वाले में कौन सा था कि ये डिसीजन करना है कि ये की ऑर्डर मैटर में जाएगा कि एमसीसो मैटर में। वो हमने देखा कि रूटीन नेचर क्या है, तो उसको की ऑर्डर मैटर की तरफ लेके गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? 38, 39, जो कल की असाइनमेंट, परसों वाली असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। Your firm is the external auditor of Macho Limited for the year ended 31st December 2013. On 12 January 2014, यानी year end के बाद subsequently, Macho's warehouse was destroyed, resulting in the loss of its entire inventory and an inability to fulfill customer outstanding orders for the foreseeable future. इन्वेंट्री भी जल गई, मशीनरी भी जल गई, जिससे कस्टमर्स के ऑर्डर जो है हम फ्यूचर में नहीं फुलफिल कर सकते। फिर कह रहा है योर फर्म हैज कंक्लूडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेक। अच्छा देखिए, उसने हमसे, मैंने आपको बताया था ना, वो हमसे जजमेंट नहीं करवाएगा। ये अगर हम हमारे से पूछना, ये सेशन कंक्लूड करके इस सेंटेंस से पहले हमसे पूछता बताइए क्या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होगा, हम तीनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हम तीनों सिचुएशन, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, और दरमियान वाली कौन सी? एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। लेकिन यहां पे चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद से बता दिया है, कंक्लूजन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो इसका मतलब अब हमने सिर्फ एक ही चीज के गिर्द रहना है। कौन सी वाली सिचुएशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। हाँ, अब आगे उसके भी आगे फर्दर सिचुएशन है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे, वो ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक रिलेटेड कंसेप्ट आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं आगे चलने से पहले। ये आग लगी है ईयर एंड के बाद, 12 जनवरी को, 31 दिसंबर के बाद।
क्या ये एडजस्टिंग इवेंट, क्या इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर याद रखें गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब भी नॉट अप्रोप्रिएट हुई ना, वो इवेंट चाहे ईयर एंड से पहले हो चाहे ईयर एंड के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज होना चाहिए। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में हम कहते हैं ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे ईयर एंड के बाद भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट हो जाए तो ईयर एंड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बननी चाहिए? गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट पे। ठीक है, ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस के ही दूसरे नाम हैं। State with reason the implication for your firm's audit report on Macho's financial statement for the year ended 31st December 2013. If the directors of Macho prepare the financial statements on a breakup basis and adequately disclose the basis of preparation in notes the financial statements. अब क्या होगा? अब तो उन्होंने काम ठीक कर दिया पहली वाली ऑप्शन में, डायरेक्टर ने काम ठीक कर दिया ना, तो कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड प्लस क्या करेंगे? भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं है। गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम तो है, अनसर्टेनिटी नहीं है। उस पैराग्राफ का नाम क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो यहाँ पे चूंकि अनसर्टेनिटी नहीं है, कंफर्म है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, तो इसलिए अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं देना। कौन सा पैरा देना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर, जिसमें हम क्या बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने। अच्छा, इसमें फिर हमारा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अनमोडिफाइड प्लस एम्फेसिस ऑफ मैटर। सब्सीक्वेंट इवेंट वाली बात भी क्या आ सकती है? देखिए, आ सकती थी अगर गोइंग कंसर्न वाली बात ना आती। हाँ, अगर वो यहाँ पे गोइंग कंसर्न को ना ही लाता तो फिर कंफर्म आपकी बात ठीक थी, फिर भी एम्फेसिस ऑफ मैटर आता, लेकिन फिर किस वजह से आता? सब्सीक्वेंट इवेंट की वजह से। लेकिन अब चूंकि वही मैटर गोइंग कंसर्न में आ चुका है, तो रूल क्या बताया था आपको? नो डुप्लीकेशन, नो मिसक्लासिफिकेशन। तो अब अगर हम इसको सब्सीक्वेंट इवेंट की तरफ लेके जाएंगे तो ये डुप्लीकेट, हालांकि जाता है, लेकिन चूंकि अब हम उसको गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जा चुके हैं तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं लेके जाना। अगर हमने जजमेंट में गोइंग कंसर्न की बजाय वो वाला आंसर दे दिया, अगर आपने जजमेंट में गोइंग कंसर्न की बजाय सब्सीक्वेंट इवेंट वाला आंसर दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट उस चीज पे अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन ना हो। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया कि गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट। अगर ना बताया होता फिर आप उसी तरफ जाते हैं। क्लियर? बी, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए फिर एडवर्स ओपिनियन। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये परवेसिव मिस स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 था। अच्छा, 39 वाला क्वेश्चन तकरीबन वैसा ही है स्ट्रक्चर के लिहाज से, टेस्टिंग के लिहाज, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसने एक क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और क्या पूछ रहा था कि बताओ कौन कौन से इवेंट्स या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता है। याद है ये क्वेश्चन? कल किया था ना हमने? नहीं याद? भाईजान तो नहीं याद, कल क्लास में थे आप? तो क्लास में थे फिर भी नहीं याद? ये क्वेश्चन किया था कि नहीं? कल ही किया था या परसों किया था हमने? कल किया था। उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? उनमें एक गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, एक एक्सपायर्ड स्टॉक कस्टमर को खिला रहे थे, ठीक है, 2, और तीसरा वो जनरल इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब थी जिनमें प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही थी और रुपये डिवैल्यूएशन हो रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये हमने गोइंग कंसर्न के इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई की थी, वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद उसने प्रोसीजर भी पूछे, प्रोसीजर भी साथ आए। प्रोसीजर कौन से थे? इवेंट्स या कंडीशन को आइडेंटिफाई करने वाले या बाद वाले? एडिशनल वाले थे। शाबाश। तो जरा देखते हैं आज की केस स्टडी में वो क्या पूछता है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। आपको याद है? छोटी सी 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया था, नोट्स में मौजूद है आपके।
एंड व्हाई द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर कंपनी इज गोइंग कंसर्न। क्यों कंसीडर करना चाहिए ऑडिटर को? क्यों? क्योंकि ये बेसिक अजम्पशन है, ऑडिटर ने वैल्यूएट करना है अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नॉट अप्रोप्रिएट है, इसकी वजह से या अनसर्टेन, इसकी वजह से रिपोर्ट में इफेक्ट आता है। इसीलिए ऑडिटर को वैल्यूएट करना चाहिए कि हमारा क्लाइंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो कौन सी सिचुएशन में फॉल करता है, ताकि क्लाइंट जिस सिचुएशन में फॉल करता है उसकी रिलेटेड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में इंक्लूड कर सके। तो पहला क्वेश्चन तो इसने ये जनरल सा पूछा है, रिप्रोडक्शन का पूछा है, इसका केस स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्री करते हैं इससे? दूसरा को एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर टू स्टडी आईडी व्हिच मे इंडिकेट दैट इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। कह रहा है जरा बताइए इसमें से कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिनसे पता चले कि स्टडी आईडी गोइंग कंसर्न नहीं है। यानी ये वाली रिक्वायरमेंट वही हो गई, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें से इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे पता चले कि ये क्लाइंट गोइंग कंसर्न नहीं। स्टार्ट करें जी पढ़ना। कह रहे यू आर प्लानिंग द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ स्टडी आईडी लिमिटेड हुज प्रिंसिपल एक्टिविटी इज द प्रोविजन ऑफ रोड haulage services. You have been provided with the following information in respect of the year ended 31st May 2007. The company made a loss for the year to 31st May 2007. Loss. Event या condition है कि नहीं? Loss का होना कंफर्म नहीं है, इवेंट या कंडीशन तो है, एक ऐसी कंडीशन जो गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जा सकती है। चलिए लॉस को अंडरलाइन कर देंगे हम, या लॉस को अपने पास नोट कर लें, यह आपका पावर वर्ड है लॉस। आगे, दिस इज मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ मेजर कस्टमर टू ए कंपेटिटर एंड एक्सेप्शनल कॉस्ट इनकर्ड इन रीलोकेटिंग टू न्यू प्रेमिसेस। अच्छा, अब इसमें भी मजीद एक और कंडीशन उसने ऐड कर दिया। ये किस वजह से है? लॉस ऑफ मेजर कस्टमर। क्या लॉस ऑफ मेजर कस्टमर भी एक इवेंट या कंडीशन है? बिल्कुल, लॉस भी हो गया और लॉस ऑफ मेजर कस्टमर भी हो गया है। हाँ, लार्जेस्ट हो गया। यहां पे चूंकि स्पेसिफिकली जिक्र कर रहा है तो प्रोबेबली यही लार्जेस्ट होगा, यही लार्जेस्ट होगा। चले इसको छोड़ दे, फिर इसको छोड़ दें। इस इवेंट या कंडीशन को अगर इन स्टूडेंट का ख्याल है सर आपने कहा था लार्जेस्ट, तो मेजर, वो असल में एक केस स्टडी होती है जब वो छोटी सी केस स्टडी सिर्फ एक पार्ट में पूछता है कि कस्टमर आपका मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए बताया था आपको रूल, लेकिन बहरहाल आप एक ही रूल रखें, मेजर कस्टमर को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको पता है, ये मैंने शायद पहले भी एक बात आपको बताई थी, रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में काम आएगी। हम पॉइंट्स इकट्ठे करते जाएंगे, पे जाके अगर हमें लगे ना कि पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो हम जो लेस स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। ये रूल ध्यान में रखिएगा। तो मेजर कस्टमर के ऊपर हमारा डिस्प्यूट आ गया, ये कह रहे हैं कि सर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं भी इससे एग्री करता हूँ, नहीं होना चाहिए, इसको इस इवेंट या कंडीशन को साइड में, क्योंकि ये लार्जेस्ट कस्टमर नहीं है प्रोबेबली, उसने ये नहीं बताया कि लार्जेस्ट कस्टमर है कि नहीं, तो चलिए इसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पॉइंट्स पूरे ना हुए एंड में, तो क्या हम मेजर कस्टमर को भी एज्यूम कर लेंगे कि लार्जेस्ट कस्टमर है? उस वक्त कर ले, ठीक है। अभी साइड पे, अभी सिर्फ हमारा एक ही बड़ा कंडीशन सामने आया, वो कौन सा है? लॉस वाला। आगे चलते हैं। इन प्रीवियस ईयर द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल बट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब ये हाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाना, क्या ये एक इमीडिएट कंडीशन है? बिल्कुल है। ये तो हमने वो कल वाले लेक्चर में भी देखा था, उसमें उसने एनर्जी प्राइसेस की बात की थी शायद, कि वो डिक्रीज हो जाए। तो जाहिर है जब देखें सेल प्राइस आपकी सेम है और आपके कॉस्ट बढ़ रही है तो अल्टीमेटली मार्जिन कम हो रहे होंगे, और अगर ये सिचुएशन नहीं रुकती कंपनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में करंटली यही हो रहा है। आप देखें जो इंपोर्ट की जितनी भी कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। डॉलर की वजह से, कहाँ पे डॉलर का रेट जो था वो 180 के लगभग, या उससे भी पहले अगर देखा जाए तो 100 के लगभग था, फिर तकरीबन ये चंद एक सालों में वो 300 के करीब पहुंच गया। तो कॉस्ट बढ़ रही, फिर इसके अलावा एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ रही है। अगर आप अपने बिल के साथ कंपेयर करें, पिछले साल क्या यूनिट रेट था, बिल को डिवाइड करें पिछले साल, तो आपको पता चलेगा कि रेट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है एक साल के अंदर।
तो ये कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी, प्राइसेस नहीं बढ़ी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं। तो इस वजह से ये क्या गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करती है ये सिचुएशन? बिल्कुल करती है। और ये ऐसी सिचुएशन है जो किसी एक कंपनी नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्री, उस इकोनॉमी के अंदर बहुत सी कंपनीज के लिए गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम होगी। ये वाला इवेंट ऐसा है। तो ये दूसरा इवेंट हमारे पास आ गया कि इनपुट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। डन जी, आगे चलते हैं। कह रहा है डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट द कंपनी हैज मैनेज्ड टू स्टे विद इन इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 500 पाउंड 500,000। दिस वाज अचीव्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर टेम्परेरली लेंडिंग द कंपनी 200,000 पाउंड एंड डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जी, डायरेक्टर ने लोन दे दिया, ये गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन नहीं, ये अच्छी बात है, उससे सपोर्ट कर दिया, ये तो पॉजिटिव चीज है। इस स्टेटमेंट में नेगेटिव चीज क्या है ढूंढे? डिलेइंग टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर इस चीज की वजह से खुश होंगे? नहीं, हो सकता है वो ट्रेडिंग सस्पेंड कर दें, खत्म कर दें, हो सकता है वो डिमांड करें कि नहीं हमें हमारा पैसे अभी चाहिए, इवन वो कोर्ट भी जा सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए। तो ये जो डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर है, ये एक कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट कर रही है। डायरेक्टर ने टेम्परेरी दिया है, बाद में निकलवा लेंगे तो फिर इनको ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सीड करना पड़ेगी उससे तो बैंक। हाँ, बाद में अगर डायरेक्टर को वापस करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सीड करना पड़ेगी, उसमें भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसने स्ट्रेट अवे इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं की, इसलिए मैं इसके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। ठीक, अगर उसने क्वेश्चन में आगे चल के कह दिया कि डिफॉल्ट किया है लोन की रीपेमेंट, फिर मैं इस पॉइंट को पिक कर लूंगा कि जो लोन एग्रीमेंट्स हैं उनको ब्रीच किया जा रहा है, उनकी टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच किया जा रहा है। फिलहाल मेरे लिए जो रेलिवेंट पॉइंट है वो कौन सा है? डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिट। तो 3 इवेंट या कंडीशन हमने पिक कर लिए, एक लॉस वाला, एक इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ इनपुट कॉस्ट, और तीसरा डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर। नेक्स्ट, the overdraft facility is to be reviewed by the bank in December 2007 after the audited financial statements are available. The company has a loan installment falling due in October 2007 which it plans to repay with the proceeds from the recently vacated premises which are currently for sale. लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम उसको पे नहीं करेंगे। अगर वो कहता कि हमारे पास पैसे नहीं है इसको पे करने के लिए, तो फिर हम लोन इंस्टॉलमेंट की वायलेशन को इवन या कंडीशन बनाते हैं। यहां पे एक दूसरा पॉइंट छुपा हुआ है जो ये बता रहा है कि कंपनी फ्यूचर में गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। ढूंढ के दिखाइए जरा इस सेंटेंस में, प्रेमिसेस विच आर करंटली फॉर सेल। याद रखें, जब भी कोई कंपनी अपने फिक्स एसेट को सेल कर रही होती है ना, तो ये फिक्स एसेट्स ही होते हैं जिससे कंपनी ने ट्रेडिंग करनी है। अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को ही बेच देंगे तो फिर ट्रेडिंग किस चीज से करेंगे? जैसे जैसे फिक्स एसेट्स सेल होते हैं ना, कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है रिड्यूस होती जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। इसीलिए फिक्स एसेट्स को सेल करना लोन को रीपे करने के लिए, लोन अगर वो ये कहता ना ये सरप्लस है, हम कहते हैं ठीक है फिर बेचने चाहिए। अगर वो कहता ऑब्सोलीट हो चुके हैं, हम कहते हैं बेचने चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि लोन की किस्त पूरी करने के लिए, इंस्टॉलमेंट रीपे करने के लिए फिक्स एसेट बेच रहे हैं, तो ये फिक्स एसेट्स का बेचना कंपनी की अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। और कंपनी अपने फिक्स एसेट अगर बेचेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करेगी? मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी आगे। तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ प्रेमिसेस, ये भी एक गोइंग कंसर्न की कंडीशन। लेकिन इसमें ध्यान में रखिएगा, रूटीन नेचर की डिस्पोजल जो होती है ना, वो गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन में आपको पता है कंपनी सेल भी करती है, परचेज भी करती है। पुराने फिक्स एसेट जो है वो खराब हो जाते हैं, उनको सेल कर लेते हैं, नए एक्वायर कर लेते हैं। ये वो वाली नहीं है डिस्पोजल रूटीन की, ये एबनॉर्मल डिस्पोजल है जो कि लोन को रीपे करने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट, the company has fallen behind with its payment to tax authorities, but the directors have successfully negotiated a scheme for settling the areas over a period of 4 months. A condition of this concession granted by tax authorities that the company pays all its future monthly tax liabilities on due date.
ठीक है, अब देखें उसने डिफॉल्ट किया है, तो ये एक इवेंट या कंडीशन है। हालांकि बाद में उसने उसको रीनिगोशिएट कर दिया, लेकिन क्या हमें उसके डिफॉल्ट को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसका डिफॉल्ट करना भी एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर में ये पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी देखे हालात इतने अच्छे नहीं हैं जो उसने बताया। तो हमने कोई पांच हमने कर लिया आइडेंटिफाई फैक्टर्स। इसमें जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर। इस केस स्टडी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, इवेंट्स या कंडीशन थे? लॉस था, और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तीसरा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू मीट लायबिलिटीज। टू मीट लायबिलिटीज लाजमी लिखना है, नॉर्मल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहेंगे वो कहेगा रूटीन है, टू मीट लायबिलिटी। और फोर्थ डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट टू टैक्स अथॉरिटीज। ये 5 हमने इवेंट्स या कंडीशंस में आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या इसी तरह अगर कोई भी आपको केस स्टडी दी जाए और उसमें कहा जाए इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई कर लो, गोइंग कंसर्न वाले कर लेंगे? चलिए, अच्छा बताइए, अगर इसका पार्ट सी भी होता और वो कहता कि इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट भी बताइए, तो आप कौन सी वाली इम्प्लीकेशन बताते? एप्रोप्रिएट वाली, नॉट एप्रोप्रिएट वाली, या मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली? तीनों बताते। शाबाश, यही सुनना चाह रहा था, तीनों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कंक्लूड स्पेसिफाई नहीं किया। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने किया था तो हमने उसी को किया। यहाँ पे उसने कंक्लूड, हमने खुद से जजमेंट नहीं अप्लाई करनी कि यहाँ पे गोइंग मटेरियल अनसर्टेनिटी है, नहीं, ऑल पॉसिबिलिटीज। क्लियर जी? ये थे हमारी होम असाइनमेंट। अब हम चलते हैं, 1-2 मिनट रिलैक्स कर लें ताकि आपकी ट्रांजिशन जो है वो इजी हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन से न्यू कंसेप्ट की तरफ। वैसे ये असाइनमेंट रिटन फॉर्म में आप कर रहे हैं ना? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, की ऑर्डर्ड मैटर। की ऑर्डर्ड मैटर, अच्छा, की ऑर्डर्ड मैटर की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। नॉर्मली की ऑर्डर्ड मैटर पैराग्राफ आने से पहले असूल ये होता था कि ऑडिटर की रिपोर्ट होगी आउटकम ओरिएंटेड, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं। ठीक है, जैसे आपको मैंने शायद एक दफा बताया था ना, हमारे मैनेजर हमें कोई काम कहा करते थे ना कि ये काम कर लो, तो उसके बाद हम क्लाइंट के पीछे सर ये इन्फॉर्मेशन दे दे, ये इन्फॉर्मेशन दे। क्लाइंट हमें कभी कहता था आज आ जाना, कभी कहता था कल आ जाना, तो हम बड़ी भागदौड़ करते थे, और इसी में जो मैनेजर ने हफ्ता दिया होता था वो पूरा हो जाता था। तो मैनेजर पूछता था हाँ भाई काम हुआ, तो हम कहते थे सर देखें मैं पहले दिन क्लाइंट के पास गया, मैंने उसे ये कहा, क्लाइंट ने मुझे ये कहा, दूसरे दिन आ जाना, दूसरे दिन गया क्लाइंट मीटिंग में था, तीसरे दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी मैं इसलिए छुट्टी पे था, और चौथे दिन ये मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर कहानी सुन के हमें सिर्फ एक बात कहता था, क्या कहता था? मुझे एफर्ट से गर्ज नहीं है, मुझे रिजल्ट से गर्ज है। रिजल्ट बताओ क्या हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ अर्सा पहले तक जो ऑडिट रिपोर्ट होती थी ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ करती थी, यानी शेयर होल्डर को इससे गर्ज नहीं होती थी कि ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए क्या नहीं किए। शेयर होल्डर को इससे गर्ज नहीं होती थी सेल्स को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसे इससे गर्ज होती थी सेल ठीक है कि गलत। फिक्स एसेट में, डेटर्स में, इन्वेंट्री में, क्रेडिटर्स में किस एरिया में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, शेयर होल्डर को इससे गर्ज नहीं होती थी। गर्ज होती थी तो किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं। तो हम भी यही किया करते थे, हम कहते थे ठीक है अब शेयर होल्डर्स को क्या बताना कि हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, हम उसको आउटकम या रिजल्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत, और अगर गलत है तो इनमें क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह फर्ज कीजिए आपका मोबाइल आप खराब हो जाए, चल नहीं रहा, स्क्रीन ब्लैंक है, आप किसी के पास रिपेयर करवाने के लिए ले जाए, वो उसको खोले और एक हर चीज़ को हिलाए, थोड़ा सा कोई टांका लगाए और बंद करके आपको दे दे, ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर आपका मोबाइल ठीक हो गया, आपका पैसे देने को दिल करेगा? नहीं। आप कहेंगे कितने पैसे, वो कहेगा 2000, आप कहेंगे भाई किया तो तुमने कुछ है नहीं,
ये सिर्फ टांका ही लगाया है और क्या किया खोल के 2000 किस चीज के 200 बड़े हैं 200 बड़े। तो वो क्या करते हैं, अगर कभी आप देखें ना उनके साथ बैठ के गपशप लगाएं, वो आपको बताएंगे कि सम टाइम ऐसा होता है कि काम 5 मिनट का होता है, हम कस्टमर को कहते हैं 2 दिन के बाद आना, कि जब तक कस्टमर को रियलाइज नहीं होगा ना काम हुआ है वो पैसे नहीं देगा। इसी वजह से जब तक हम रिपोर्ट पे सिर्फ ये लिख देते फाइनेंशियल, और ज़्यादातर फाइनेंशियल में ठीक होती थी, तो शेयर होल्डर्स ये कहते थे स्टेक होल्डर, ये भाईजान आप करते क्या हैं, आप सिर्फ साइन ही तो करते हैं। कभी देखे ना वो आई कैप के बाजू का स्लोगन वगैरह आते हैं, उसमें लिखा था सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे साइन चलते हैं, लेकिन इस साइन के पीछे क्या एक्टिविटीज होती हैं, एक तो कितनी साल की हमने मेहनत की और उसको भी साइड पे कर दें, तो इस पीछे जो हमने एविडेंस कलेक्ट किया है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को नजर नहीं आ रहा होता, उनको सिर्फ मिल रही होती थी रिपोर्ट, एविडेंस उनके पास नहीं जाता था। वो कहते थे ऑर्डर करता क्या है, एक सफा होता है उसके ऊपर साइन करता है, बट ठीक है 5000 ले लो बड़े हैं, और क्या करना है, ऐसे साइन ही तो किया तुमने। अब उस साइन के पीछे कितनी एफर्ट्स है ये शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर को नहीं पता। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा फिर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा ऐसा कर, आपको पता है आईफैक की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जनरल इंटरेस्ट होता है वर्ल्ड वाइड जो ऑडिटर्स का, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उनकी वॉइस बनता है, उनके इंटरेस्ट में बोलता है। तो जब आईफैक को ये पता चला यार मेरे अकाउंटेंट जो ऑडिटर्स हैं उनको ये शेयर होल्डर कहते हैं आप काम ही नहीं करते, उसने फिर स्टैंडर्ड एक नया ऐड किया, ये नया स्टैंडर्ड। इस नए स्टैंडर्ड में उसने क्या चीज ऐड की, उसने कहा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बाकी पिछली सारी चीजें बताएगा, एक चीज एडिशनल ऐड करेगा, एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का नाम था की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर। उसमें उसने कहा ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है ना वो बताएगा। इनिशियली सारे ऑडिटर ने कहा ठीक है ये बड़ी अच्छी बात है, पता चलना चाहिए लोगों को कि बैकएंड पे हम क्या काम करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर तो हम सारे ऑडिट मैटर्स, सारे ऑडिट प्रोसीजर बताना शुरू हो गए ना, ये तो रिपोर्ट हो जाएगी 1000 सफों की। तो फिर क्या करना चाहिए, तो सुने फिर स्टैंडर्ड ने कहा ऐसा है कि फिर हम हर मैटर को की ऑडिट मैटर नहीं बनाएंगे, हर ऑडिट मैटर को की ऑडिट मैटर नहीं बनाए, यानी हर ऑडिट मैटर के प्रोसीजर नहीं बताने, किन के बताने हैं, सिर्फ की ऑडिट मैटर जो पूरे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे, जो पूरे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे ज्यादा अहम वाले होंगे एरियाज, हम उनके बारे में इस सेक्शन में बताएंगे कि एरिया नंबर 1 भाईजान रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, तो बड़े प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े, हमें एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा, एक्सपर्ट के वर्क को चेक करना पड़ा, उसकी कंपिटेंस को चेक करना पड़ा, फिर हमने देखा रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आईएफआरएस के मुताबिक हैं कि नहीं, डिस्क्लोजर ऑफिस का बड़ा काम करना पड़ा, रीवैल्यूएशन के बारे में बता दो, ठीक है, इंपेयरमेंट के बारे में बता दो, गुडविल के बारे में बता दो, और कौन लीज के बारे में बता, डेफर टैक्स के बारे में बता दो, ये मुश्किल वाले एरिया। और कोई मुश्किल एरिया आपको याद है जिस पे आपको अकाउंटिंग सीखते हुए बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हो, लीज वाला वो बता दीजिए। रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शंस हैं वो वेरीफाई करना मुश्किल होती हैं, वो यानी ऐसे सारे एरियाज नहीं लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज को हम की ऑडिट मैटर सेक्शन में मेंशन करेंगे, और उनके साथ क्या मेंशन करेंगे, इनको एड्रेस करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है। तो इससे अब शेयर होल्डर को पैसे देते हुए अब नहीं तकलीफ होती, वहाँ पता है रिपोर्ट के साथ ही ये भी है क्या क्या काम किए, और फिर हम कहते हैं सर जी ये तो सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, अगर हम आपको बाकी के प्रोसीजर भी बताना शुरू कर दें ना तो यहाँ पे शाम हो जाए, प्रोसीजर खत्म ना हो, शेयर होल्डर का ठीक है सर फीस बताएं कितनी है, अब देने को तैयार है, ठीक है। तो ये है की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट। अब जो मैंने आपको प्रैक्टिकली फॉर्मेट दिया था रिपोर्ट का, वो कौन सी कंपनी की रिपोर्ट की थी, वो है आपके पास, किसी के पास, जरा देखिए क्या उसमें की ऑडिट मैटर है या नहीं है, बताइए किस एरिया पे उसने की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया, किस एरिया में, रेवेन्यू। इसका मतलब है उसके लिए, उस क्लाइंट के लिए, उस ऑडिट फर्म के लिए रेवेन्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट रहा होगा। अगर आप देखें ना इसके फॉर्मेट में, तो की ऑडिट मैटर की हेडिंग के नीचे देखें, उसने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, एक लेफ्ट पार्ट है एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट पे उसने हेडिंग दी है रेवेन्यू रिकग्निशन,
ये वो एरिया है जो उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट था, और राइट साइड पे है उसके प्रोसीजर्स। मैं अभी आपको आज के लेक्चर में राइट साइड नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड सिखा रहा हूं कि किन किन एरियाज को की ऑर्डर्ड मैटर में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखें ना, एक है परचेज। मैं चले आपसे पूछता हूं, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है किसको की ऑर्डर्ड मैटर में इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। एक है परचेज ऑफ इन्वेंट्री प्रोबेबली, एक है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपके ख्याल में कौन से वाला की ऑर्डर्ड मैटर में है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, शाबाश, क्योंकि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसमें गलती का चांस है। दूसरा, एक है सेल ऑफ इन्वेंट्री, एक है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, अमाउंट भी ज्यादा होती है इसमें, और इसमें गलती का चांस भी ज्यादा है। तो जो एरियाज आपके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, जिनको आपको अच्छे खासे प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े, वो है की ऑर्डर्ड मैटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कोई पूछे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनमें से कौन सा की ऑर्डर्ड मैटर है? चैप्टर 4। ये है कंसेप्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, लेंथी भी है, केस स्टडीज भी ज्यादा है। 2-3 रीजन हो गए इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट होने के। तो ये कंसेप्ट क्या है? की ऑर्डर्ड। तो क्या बना कंसेप्ट हमारा? की ऑर्डर्ड मैटर कौन से कंसेप्ट होते हैं, कौन से वाले एरियाज होते हैं? ऐसे एरिया जो ऑडिटर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने आपको इसका फर्क बताया था एमसीक्यू मैटर अदर मैटर के साथ। एमसीक्यू मैटर या अदर मैटर में हम यूजर्स को सामने रखते हैं। एमसीक्यू मैटर अदर मैटर यूजर्स के लिए, की ऑर्डर्ड मैटर किसके लिए? ऑडिटर के लिए। ठीक है, ये चीज है। और एमसीक्यू मैटर में दोनों यूजर, एमसीक्यू मैटर दोनों यूजर के लिए है, तो दोनों का आपस में क्या फर्क है एमसीक्यू मैटर अदर मैटर का? एमसीक्यू मैटर वो मैटर होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें डिस्क्लोज होते हैं, और अदर मैटर वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होते, ऑडिट से रिलेटेड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होते, वो ऑडिटर की ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, ऑडिटर से नहीं। ऑडिट रिस्पॉन्स यानी यूजर्स को ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए, एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव करने के लिए, वो है अदर मैटर। ठीक है, और की ऑर्डर्ड मैटर कौन से है? ऑडिटर। अच्छा, इसमें पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये लिस्ट है, लिस्ट पढ़ाने से पहले जरूरी है आपको एंड वाली लाइन पढ़ाना। क्या कह रहा है? कह रहा है ये मैंने लिस्ट दी है की ऑर्डर्ड मैटर, ये सारे डेफिनेटली ऐसे एरियाज होंगे जो रूटीन वाले नहीं हैं, जो डिफिकल्ट हैं, ये बात तो पक्की है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के प्रोसीजर बताने बनते हैं ना। अब अगर हम क्लाइंट को कहेंगे सर हमने टोटल करके देखा था कि कंट्रोल अकाउंट का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं बैलेंस शीट, वो कहेगा टोटल कौन सा है, तो मैं भी करके दिखा देता हूँ, ये तो मैं भी, तो ये तो नहीं कहेंगे उसको। हाँ, उसको कहेंगे इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट की अजम्पशंस को चेक किया है, ये फिर वो कहेगा हाँ ये ऑडिटर के काम है, मैं नहीं कर सकता। तो इसमें रूटीन नेचर के एरियाज की ऑडिट मैटर में नहीं है, ये जहन में रखिएगा, वरना क्लाइंट कहेगा ये काम तो मैं खुद भी कर लेता हूं। ठीक, अदर कह रहा है ये जो एग्जांपल्स हैं सो है, इनको तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा अदर एरिया, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, एडिशन ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, लॉन्ग टर्म लोन भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं इफ दे मीट क्राइटेरिया। यानी एक होती है डेफिनेशन, एक होती है एग्जांपल्स। आप पता है एमसीक्यू मैटर की एक डेफिनेशन थी, एक एग्जांपल थी, अदर मैटर की डेफिनेशन थी, एग्जांपल्स थी। स्टूडेंट के लिए ज्यादा अहम क्या होता है? एग्जाम। और प्रैक्टिस में ज्यादा अहम क्या होता है? डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए ना जजमेंट चाहिए होती है, प्रोफेशनल जजमेंट, जो अभी आप में ट्रेनिंग में आप 3.5 साल में यही सीखेंगे। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे एग्जाम्पल्स टेस्ट करेगा, डेफिनेशन नहीं करेगा। एग्जाम्पल ज्यादा है, लेकिन कंसेप्ट पहले खराब होने से पहले सही करवा रहा हूं कंसेप्ट आपका। क्या कि ये जो लिस्ट है ना की ऑडिट मैटर की, ये सिचुएशन अगर किसी केस स्टडी में आ जाए आप कहेंगे की ऑडिट मैटर है, लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें वो डेफिनेशन का क्राइटेरिया पूरा कर रहा हो, वो भी की ऑडिट मैटर होगा। वो डेफिनेशन का क्राइटेरिया आज नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाना है कल के लेक्चर में, आज नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जहन में रखिएगा कि अगर किसी सिचुएशन में इनके अलावा भी सिचुएशन हो गई और उसमें क्राइटेरिया या डेफिनेशन पूरा हो गया तो ये ऑडिट मैटर आ सकता है, आ सकता है। बहरहाल
इस सिचुएशन में तो आपके ऊपर लाजिम व मलजूम हो जाएगा ना। ये जो 10 एग्जाम्पल है ना, जिस केस स्टडी में आ गई आपके ऊपर लाजिम है, क्या लाजिम है, आपने कहना की एडेड मैटर आएगा, प्रोवाइडेड कि ये ठीक रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि अगर इनके रिकॉर्ड होने में गड़बड़ हुई तो फिर शाबाश, फिर ये मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, फिर ये क्वालिफाइड होने की तरफ चला जाएगा। शुरू करें जी। पहला एग्जांपल ऑफ की एडेड मैटर, आगे उसने लिख दिया प्रोवाइडेड दे आर प्रॉपरली काउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड। क्योंकि अगर प्रॉपरली काउंटेड डिस्क्लोज नहीं है तो वो मिस स्टेटमेंट की तरफ, मॉडिफाइड मीनिंग की तरफ चल जाएंगे। नंबर 1 गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, डेफर्ड टैक्स, लीज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। बताइए ये सारे एरियाज रूटीन से हटके हैं कि रूटीन वाले हैं? तो इनके लिए हमें सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं ना, कि रूटीन वाले प्रोसीजर से काम चल जाता है सिग्निफिकेंट। तो ये अगर किसी केस स्टडी में आ गए और ठीक रिकॉर्ड हुए, अगर तुमने कहा इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया है, क्राइटेरिया मीट नहीं करता इसका, क्लाइंट ने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, क्राइटेरिया मीट नहीं करता इंटेंजिबल्स का क्राइटेरिया ना, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर ये मिस स्टेटमेंट की तरफ लेके जाएंगे कि और अगर क्लाइंट कहता है कि जी ठीक रिकॉर्ड किया है, ऑडिटर की तसल्ली होगी, फिर की एडेड मैटर में आएगा। ये केस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की केस स्टडी में ये सारी लिस्ट आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड है, पहली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा, एसेट्स कैरीड एट रीवैल्यूएशन। अगर किसी भी एसेट को देखें, अगर एसेट कॉस्ट में हो ना, उसको वेरीफाई करना छुट्टियों का काम है। वो शेयर होल्डर कहेगा मैं भी कर सकता हूं, कैसे कर, वाकई कर भी सकता है, वही जितने की इनवाइस है वो देख ले उतना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। जो एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए गए उनको वो की एडेड मैटर में नहीं आते, रीवैल्यूएशन वाले ये वेरीफाई करना मुश्किल है। क्यों वेरीफाई करना मुश्किल है? साबित करें। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इंपेयरमेंट लॉस, नॉर्मली डेप्रिसिएशन पे की एडेड मैटर नहीं आता, नॉर्मली इंपेयरमेंट पे आता है। क्यों? डेप्रिसिएशन आसान है, इंपेयरमेंट लॉस मुश्किल है ना। उसमें वो क्या होता है, वो फ्यूचर कैश फ्लोस कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू इन यूज बोलते हैं उसको। हाँ जी, तो वो आसान काम थोड़ी होता है अगले 5 सालों की कैश फ्लो फॉरकास्ट फिर उसको डिस्काउंट करना। हाँ जी, इंपेयरमेंट, फिर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। जिस तरह एसेट्स रीवैल्यू होते हैं ना, आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज, लायबिलिटीज भी रीवैल्यू होती है। ये आपने अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? फॉरेन करेंसी के लिए। अच्छा, ये वैसे सीफेब लेवल का कंसेप्ट है। अगर आपने बेसिकली भी एक एग्जांपल के साथ भी पढ़ा हुआ है ना, तो ये पार हो गया कंसेप्ट। क्या आपको पता है लायबिलिटीज रीवैल्यू भी हो सकती, लायबिलिटीज भी रीवैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। वो एक होता है ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पढ़ा? फॉरेन, चले फॉरेन करेंसी भी ठीक है, एग्जांपल तो और भी बड़ी हैं। फॉरेन रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, जैसे पेंशन या ग्रेचुटी होती है, ये पे करनी होती है 20 साल बाद, रिकॉर्ड करनी होती है अभी, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। ये अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। इसकी मेजरमेंट, ये वो लायबिलिटी नहीं है बिजली का बिल आया क्रू कर दिया, वो भी लायबिलिटी है, वो तो शेयर होल्डर भी कर सकते हैं। ये कौन सी लायबिलिटी? जो फ्यूचर से रिलेट कर रही होती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक। नहीं, अगर ये वाली एग्जांपल समझ आ रही ना, तो आप इसको याद कर लें, रट्टा लगा लें, काफी है। या समझ आ गई ना? रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन मुश्किल लफ्ज है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही मुश्किल है ना। लेकिन वैसे आपने अगर वो R2 में पढ़ा हुआ है, अच्छा पूरा स्टैंडर्ड वर्ड लिया। हमारे जमाने में कैफ लेवल में नहीं होता था, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मुश्किल। ठीक है भाईजान, आपको तो पता है तो ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट काउंटिंग पॉलिसीज आर चेंजेस देयर हैं। सिग्निफिकेंट जो काउंटिंग पॉलिसीज हैं, अच्छा रूटीन की काउंटिंग पॉलिसी नहीं, काउंटिंग पॉलिसी बहुत सी होती है ना कंपनी के अंदर। जो सिग्निफिकेंट काउंटिंग पॉलिसी, या जो अगर चेंज हुआ हो खास तौर पे ड्यूरिंग द ईयर, उस पे की एडेड मैटर पैराग्राफ आएगा। एग्जाम्पल सुन लीजिए। एग्जाम्पल, उसने कहा कि फिक्स एसेट है, उसकी ओरिजिनल जो लाइफ थी वो 10 साल के थे, ठीक है। ओरिजिनल लाइफ उसकी 10 साल के तौर पे उसको डेप्रिशिएट कर दे,
5 साल बाद पता चला कि उसकी असल लाइफ तो 20 साल थी। हम तो गलती से 10 साल पे रिकॉर्ड करते रहे हैं। उसकी लाइफ तो कितनी थी? 20 साल थी। तो फिर उसको चेंज इन एस्टीमेट के मुताबिक प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते गए। तो बताइए इस पे की एडेड मैटर आएगा? तो की एडेड मैटर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आप एस्टिमेट्स और पॉलिसीज में घूम गए और यही एग्जामिनर चाहता था, ये आप स्किप कर गए कि असल में ये एरर है। मैंने बताया था कि ये आप एरर है ना। आईएस 8 क्या कहता है? पास्ट एरर रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करने के प्रोस्पेक्टिवली। आपने नोट नहीं किया, मैंने प्रोस्पेक्टिवली का वर्ड बोला था। तो ये एरर करेक्शन और काउंटिंग पॉलिसीज जब कभी ठीक होती हैं रेट्रोस्पेक्टिवली होती हैं। अब सुनिए अगली एग्जांपल। फर्ज कीजिए क्लाइंट ने काउंटिंग पॉलिसी अपनी चेंज की, FIFO से वेटेड एवरेज के ऊपर गए। अब इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर दिया, किया ठीक। क्या मिस स्टेटमेंट है? रेट्रोस्पेक्टिवली की, तो ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी ही है। FIFO से रेट्रोस्पेक्टिवली ही करना था, तो ठीक है किया है। ठीक है, क्या मिस स्टेटमेंट है? तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। एमसीक्यू मैटर में इसकी एग्जांपल है। ये एग्जांपल एमसीक्यू मैटर में कहीं डिस्कस हुई है? हाँ, वो तो अर्ली, अब ये नहीं हुई, यही पहचानना चाह रहा। अदर मैटर में डिस्कस हुई है? अदर मैटर में भी नहीं हुई। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में डिस्कस हुई है? नहीं। तो किस जगह पे डिस्कस हुई है? की ऑर्डर्ड मैटर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? की ऑर्डर्ड मैटर। क्लियर हुआ ये कि काउंटिंग पॉलिसी जब कभी सिग्निफिकेंट काउंटिंग पॉलिसी हो या चेंज हुई हो क्वेश्चन में, जहां कहीं काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है ना, की ऑर्डर्ड मैटर फिट करना है आपने, अगर सही हुई है तो। एरिया वेयर वर्क ऑफ एक्सपर्ट और कंपोनेंट ऑडिटर इज यूज्ड। एक्सपर्ट का काम जिस एरिया पे आ जाए, इसकी एक एग्जांपल तो रिवैल्यूएशन के साथ एडजस्ट हो रही है। ठीक है, कंपोनेंट ऑडिटर का कंसेप्ट है आपको? कंपोनेंट ऑडिटर का कंसेप्ट नहीं है। एक दफा मैनेजर ने कहा, भाई कराची का एक क्लाइंट है हमारा, लाहौर का है, लेकिन कराची में उसका कुछ इन्वेंट्री आइटम पड़ी हुई हैं, जाओ जरा चेक करके आओ। मेरे जहन में पहला सवाल क्या आया, सर मुझे जो भेज रहे हैं, हमारी एक फर्म का ऑफिस कराची में भी है, अब वहां से क्यों नहीं उसको फोन करके कह देते कि यार चेक करके रिपोर्ट हमें दे दो। बताइए आपके ख्याल में कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है? कराची के। आप स्टैंडर्ड कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आपकी जजमेंट है, चाहे खुद चले जाएं, चाहे कि वहां के लोकल ऑडिटर से प्रोसीजर परफॉर्म करवा लें। जब हम लोकल ऑडिटर से प्रोसीजर परफॉर्म करवाते हैं, इसे कहते हैं यूज ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑडिटर। ठीक है, हम मेन ऑडिटर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑडिटर। अगर कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करें तो जाहिर है वो कोई सिग्निफिकेंट चीज होगी, उस पे भी की ऑडिट मैटर इंक्लूड करते हैं। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट। अच्छा नोट करें, एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नहीं कहा, बिजनेस यूनिट। नॉर्मली फिक्स एसेट की सेल परचेज में की ऑडिट मैटर नॉर्मली नहीं आता। मैं नॉर्मली का वर्ड यूज कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन पे नॉर्मली की ऑडिट मैटर नहीं आता, इंपेयरमेंट पे आता है। फिक्स एसेट के डिस्पोजल परचेज पे नॉर्मली नहीं आता। बिजनेस यूनिट क्या होते हैं? ब्रांच खाली, यहां पूरे का पूरा एक जो प्रोडक्ट होती है वही आप डिसकंटिन्यू कर दे। जैसे पेप्सी वाले फैसला करे कि लेज आज से नहीं बनाने, और एक एसेट नहीं, लेज का पूरा यूनिट ही डिस्पोज कर दिया, ये की ऑडिट मैटर आएगा। बिजनेस यूनिट कहते हैं जो आपकी एक सर्विस या प्रोडक्ट स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं, जिसे आप कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं। गोइंग कंसर्न नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न उस वक्त आता है जब पेप्सी बंद करते कोल्ड ड्रिंक, जब मेन प्रोडक्ट, जब आपके लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बंद करते हैं ना, तो उसमें गोइंग कंसर्न नहीं आता, बल्कि उससे तो प्रॉफिट बढ़ता है। ले एक और केस स्टडी याद आ गई। उसने कहा क्वेश्चन में क्लाइंट के 5 फैक्ट्रीज हैं मुख्तलिफ शहरों में, सियालकोट वाली फैक्ट्री ना लॉस पे जा रही है, उसको बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, क्या गोइंग कंसर्न का इशू है? नहीं है, क्योंकि ये तो लॉस में कि इसको तो बंद करने से प्रॉफिट बल्कि बढ़ेगा। अगर वो कहता कि 2 फैक्ट्रीज हैं,
और एक फैक्ट्री जो 70% प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती उसको बंद कर देते हैं। अब गोइंग कंसर्न आता। तो जब मेजर जो आपका एसेट हो, उसको प्रोडक्ट हो, उसको डिसकंटिन्यू करें, फिर गोइंग, छोटी मोटी प्रोडक्ट या ब्रांच को या ऑफिस को या फैक्ट्री को डिस्पोज कर दें, वो गोइंग कंसर्न नहीं है। शाबाश, ये अच्छा है, ये मुझे पसंद आया, ये जो आपने रेज किया। इसका मतलब है आप सोच रहे हैं कि ये इवेंट की ऑडिट मैटर में आएगा कि गोइंग कंसर्न में आएगा। यही सोच चाहिए कि आप सिर्फ एक टॉपिक के अंदर ना सोच रहे हो, बल्कि पूरी ऑडिट रिपोर्ट को सामने रख के सोच रहे हो कि ये चीज़ इधर आएगी कि इधर आएगी। और खास तौर पे रीजनिंग अहम है कि किस वजह से आप इसको की ऑडिट मैटर में या एमसीक्यू मैटर में इंक्लूड कर रहे हैं। यही सोचना है आपने। हाँ जी, बिल्कुल सब्सिडी भी आ सकती है। अगर वो कहते हैं सब्सिडी को डिस्पोज किया है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आएगा, इंडिविजुअल में नहीं आएगा, कंसोलिडेटेड में बिल्कुल आएगा की ऑडिट मैटर। शाबाश। फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस तो डिस्कस हुआ ना पहले। इसके दो इशू होते हैं, क्या? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और दूसरा एम्प्लॉयज की। तो अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो हमारा इधर आ जाता है, रिवैल्यूएशन करने होते हैं। और जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देनी है वो हमारा आ जाएगा यहां रिटायरमेंट में। तो ये तो डबल की ऑडिट मैटर हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। दो एरियाज हमारे इफेक्ट होते हैं ना, और दोनों ही एरिया इंडिविजुअली भी की ऑडिट मैटर वाले हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड टैक्स कंटिजेंसी, ये वही टैक्स कंटिजेंसी वाला पॉइंट। लेकिन याद रखें ये लिटिगेशन और टैक्स कंटिजेंसी कौन सी है? रूटीन नेचर वाली। जब वो मेंशन ना करे, स्पेसिफाई ना करे, अगर किसी टैक्स कंटिजेंसी या लिटिगेशन के केस में उसने डिटेल बताना शुरू कर दी कि एक दफा हुआ क्या, कस्टमर आया, हमारे एम्प्लॉय सफाई कर रहा था, उसने वहां पे वो जो बोर्ड लगाते हैं कि भाई ध्यान से चलें वरना गिर सकते हैं, वो नहीं लगाया बोर्ड, कस्टमर गिरा, उसकी टांग टूट गई, उसने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। अब ये रूटीन की ऑडिट मैटर वाला नहीं रहा, अब कौन सा रह गया? एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ठीक है, एक दफा उसने कहा कंपनी ने एक क्रीम इजाद की, क्रीम लगाइए, रंग गोरा कीजिए। एक टीनेजर था, उसने क्रीम इस्तेमाल की, उसकी जल्दी उड़ गई, जल गई सारी, सर्जरी करवाना पड़ी, उसने केस कर दिया कंपनी के खिलाफ। अब ये कौन सा है? ये रूटीन वाला नहीं है, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन। लेकिन अगर वो कहे कि रूटीन में कंज्यूमर कोर्ट्स में कंपनी के खिलाफ केसेस चलते रहते हैं, बस इतना बात, मजीद उसने कुछ नहीं बताया, ये फिर क्या होगा? ये की ऑडिट मैटर। क्लियर? और लास्ट है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी के बारे में पहले कभी बात हुई है? हुई है बात? मैंने यही बताया होगा कि वेरीफाई करना मुश्किल होता है रूटीन ट्रांजैक्शन से। तो इसलिए जहां कहीं रिलेटेड पार्टी, अच्छा क्वेश्चन में कैसे पहचाने के रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? जिन हाँ सीला याद है, वो जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के रिश्तेदार होते हैं, उनकी कंपनियां, वो वही कंसेप्ट तो इधर है, वही कंसेप्ट। बल्कि लॉ वाला कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पे वो कहता है इतने रिलेशनशिप नहीं, बस सिंपल एक या दो रिलेशनशिप इंक्लूड करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आगे क्या करना है? की ऑडिट मैटर। क्लियर? लेकिन फिर बता रहा हूं एंड वाली लाइन, ये ना हो कि एक दफा एग्जाम में उसने क्वेश्चन में कर दिया। आप नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू नहीं लिखा हुआ ऊपर इन लिस्ट में, लेकिन जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें रेवेन्यू है। क्यों भला? हाँ, क्योंकि क्राइटेरिया मीट कर जाएगा। किसी क्लाइंट पे अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए तो फिर वो भी की ऑडिट मैटर आ सकता है। चलिए जी, ये था आज के बाद। अच्छा, अब ये सिचुएशन अगर केस स्टडी में आएगी, आप इनको टिक कर लेंगे की ऑडिट मैटर। आप जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया उसमें कुछ की ऑडिट मैटर के पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, होम असाइनमेंट्स आपने लाजमी याद करनी है। और ईद की छुट्टियों में रिलैक्स नहीं होना। देखिए, ईद ज़रूर मनाए, लेकिन ईद मना नहीं करती पढ़ने से, तो हमने पढ़ना भी है। ठीक है, एक दफ़ा, बल्कि आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक दफ़ा ईद वाले दिन पढ़ रहा था, तो मेरा बड़ा भाई जो था वो कहने लगा, यार तुम ईद वाले दिन भी पढ़ रहे हो, क्यों? मैंने कहा आज पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक कवर करना है। आज पढ़ने का मकसद सिर्फ यह है कि आज अगर मैं 1 घंटा बैठ गया ना, तो फिर मैं किसी भी दिन पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए किसी बाकी के दिनों में पढ़ना मुश्किल नहीं हो। तो ईद के दिन आपने ना सिर्फ 1 घंटा इस नियत के साथ बैठ जाना है
किताब खोल के, क्या कि अगर आज के दिन मैंने पढ़ लिया तो मेरे अपने लिए मिसाल बन जाएगी। बाकी किसी भी दिन, कोई भी दिन अगर जब मैं सोचूंगा ना कि आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं पढ़ना, तो फिर मैं अपने आप से ये कहूंगा कि अगर मैं ईद वाले दिन पढ़ सकता हूँ तो आज भी पढ़ सकता हूँ, जिस दिन कज़न की शादी है उस दिन भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो फिर इन दिनों को ज़ाया नहीं करना। हाँ, मैं वक्तन फ़वक्तन क्या करूँगा, इन दिनों में आपके साथ छोटे मोटे जो रिसोर्सेज हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना ना, उसमें शेयर करता रहूँगा। कुछ क्विज वगैरह होंगे, आपने उसमें कोशिश करके पार्टिसिपेट करते रहिएगा ताकि कंसेप्ट हमारे ताज़ा रहे। ये ना ईद के बाद आए तो सारा कुछ ज़ीरो हो चुका, उससे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। ठीक है जी, रिवीजन करते रहना आपने। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।